एक आखिरी सवाल आखिरी कमेंट जी सर। प्रॉब्लम ना सही ना गलत, आपने जितनी बातें की, हम बहुत से कल्चर घूम आए। कराची में 12 बजे भी खाना खाए, अभी मैं KPK में 9 बजे खाना स्टार्ट हो गया था, 10 बजे लोग चले गए। सो नथिंग रॉन्ग एंड राइट। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा एवरेज है वो डायरेक्शनलेस है कि हम मोनो हैं या पोली हैं। मैं पिछली ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था जहाँ पे फ्लेक्सी टाइम थे। रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सख्ती है कि अगर साल में आप 12 दफ़ा लेट हुए तो आपका एक जो परफॉर्मेंस कैटेगरी नीचे आ जाएगी। डिलीवरी अपनी जगह पे डिफरेंट। मैंने अपनी एक छोटी सी किताब लिखी, उसमें लिखा है कि यार मैं जब टाइम पे पहुंचता हूँ प्रोग्राम लेट हो जाता है, जब मैं लेट पहुंचता हूँ प्रोग्राम जल्दी हो जाता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि हमें कहाँ पर अपने आप को डिसिप्लिन स्केड्यूल मोनो के साथ चलना है, कहाँ पर हमें पोली के साथ चलना है, इसने हमें ज़्यादा परेशान किया हुआ है। क्योंकि हर इदारा, हर जगह, हर एक का एक अपना सेटअप है और लोगों को बहुत क्विकली एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों के साथ। ये दैट्स अग्री टोटल सही है सर। एक आखिरी कमेंट था आपका सर। ठीक है, खाना खा लेते हैं। अच्छा, इसमें खाली एक कमेंट कर दो सर, एक खाली कमेंट। एक आखिरी और बुरी खबर आपके लिए। उसने कहा कि मैंने हेल्थ को भी चेक किया, मैंने ये पॉइंट ऐड नहीं किया। रॉबर्ट कहता है कि सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीजेस, सबसे ज़्यादा दिल के अमराज मोनोक्रोनिक कल्चर में। मतलब वो बंदे को पता नहीं घबराहट है या उसको टेंशन है या उसको स्ट्रेस है, वो इतना शेड्यूल्ड ओरिएंटेड है कि उसने कहा कि सबसे ज़्यादा हेल्थ कंसर्न और हेल्थ इश्यूज मैंने मोनोक्रोनिक में देखे। आप कभी भूटान को स्टडी करें, भूटान बड़ा अच्छा केस स्टडी है। भूटान के अंदर उनका हैप्पीनेस इंडेक्स है, भूटान के लोगों को हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, कम वक्त वीज़ा नहीं देते हमें वो। मैं चाह रहा था कि एक विजिट भूटान की हो। भूटान में सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड वाले लोग आपको मिलेंगे। वो मोनोक्रोनिक नहीं है, वो पॉलीक्रोनिक है, लेकिन सबसे कम हेल्थ इश्यूज है भूटान के। तो मोनोक्रोनिक में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है। ये भी एक बड़ा एक डिबेट है कि प्रॉब्लम है। जी सर, आखिरी एक जी। हाँ नहीं, ठीक है, ये तालियां मेरी तरफ से नहीं है वैसे मुश्किल सवाल। अच्छा, इसका खाली एक जवाब है। अगर आप पूछते हैं इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, आज के सेशन के बाद आप रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी लाइफ को और आपको लगेगा, जो मुझे लगा, कि कुछ जगहों पे मुझे मोनोक्रोनिक होना चाहिए क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं। मेरे दोस्तों ने एग्जाम्पल दी, मेरे प्रोफेशनल प्रेशर्स ऐसे हैं कि अगर मैं किसी कंपनी को, अब मैं काम कर रहा हूँ वर्ल्ड बैंक के साथ, अब वर्ल्ड बैंक मुझे कहता है, वर्ल्ड बैंक की खूबसूरती है कि वो पेमेंट पहले करता है, काम आपसे बाद में लेता है, वो आपको एडवांस पेमेंट करता है, लेकिन फिर जो काम आपसे वो लेता है उसमें फिर हमें पता है कि वो टाइम को आपके साथ कैसे खेलता है। वहाँ पर मेरा पॉलीक्रोनिक होना बनेगा नहीं, क्योंकि या तो मैं फिर कमिट करता नहीं या मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता नहीं। तो कुछ जगहों पे मेरे पास ग्लोबल प्रेशर ऐसा है कि अब मुझे मोनोक्रोनिक हुए बगैर चलेगा नहीं। जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आती रहेंगी, और आपने नोट किया होगा कि बाहर की बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, आपने काम किया होगा, जैसे जैसे बाहर का प्रेशर आएगा, यू हैव टू बी मोनोक्रोनिक।
लेकिन जहाँ जहाँ पर आपको स्पेस मिले वहाँ पर आपको पॉलीक्रोनिक होना चाहिए, वरना वही होगा कि हमारे हेल्थ कंसर्न बढ़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा। वो किसी के बाल सफ़ेद हो रहे थे तो किसी ने पूछा तुम्हारे बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, क्या वजह है? उसने कहा टेंशन है। बोला टेंशन क्या है? बोला बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा साइक्लिकल इशू है कि इसका जवाब होते हुए भी इसको ओपन रखना पड़ेगा। बहरहाल एडवांटेज देता है ये एडवांटेज जो है। थैंक यू। अभी साहब पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर खाने सुबह 6:30 बजे बाजार खुलते खवातीन शॉपिंग कर रही थी और पूरी आबोताब से चल रहा था। गुवाहाट में मैं गया था 6:30 बजे सुबह, तो एक गर्मी की वजह से भी हो सकता है। और आपने कहा कि लोग जो है मोनोक्रोनिक और पॉलीक्रोनिक होते हैं, तो हम रिफाइनरी पे काम करते हैं, हम 24/7 जो है ड्यूटी पे होते हैं, मतलब किसी वक्त भी कॉल आ सकती है, आपको वापस आना है, आप मना नहीं कर सकते। तो एक मौलवी साहब की तरफ के थे, होशियार किस्म के इंजीनियर थे, तो उनको जब भी फ़ोन करो तो उनकी वाइफ कहती थी मस्जिद में। तो आप देखें कैसे इनोवेटिव कौम है पाकिस्तान। और ज़मीर साहब ने पता नहीं बहुत बड़ा फर्रा चलाया। 3 मिनट आइए। अस्सलाम वालेकुम। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो सब्ज़ बाग दिखाएं या जन्नत की बातें करें। मुझे एक वो शख्स पसंद आया जिसने हमें दोज़ख की सैर कराई, और उसका नाम क्या है? सुहेल मोहम्मद अली। मंटो की एक किताब है जो एक बहुत खूबसूरत सा मकालमा है, मंटो अन गालिब। बंगाली में लिखी गई, अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा हुआ, और उसके बाद उर्दू में बहुत ही कसरत के साथ ये बाज़ार में आई, लोगों ने ख़रीदा। और सबसे खूबसूरत बुक रिव्यू ड्रामाटाई अंदाज में, शहर अंगेज़ी के साथ, शेरियत से भरपूर सुहेल ने पेश किया। देखा am I right? बहुत पुरानी यादें हैं। तो अब आप बताइए कैसे शख्स से मेरी दोस्ती हुई है जो मुझे दोज़ख दिखा रहा है। सुहेल का बहुत अच्छा है, इन्होंने ये कहा कि इनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए था। शुजा ने मुझे भेजा था, और क्योंकि मैं क्लोज़ करता हूँ और मुझे ये उम्मीद ये थी कि ये इंट्रोडक्शन शायद पहले आ गया होगा, लेकिन हमारी बीबी ने, योर गुड नेम है लिम्सा, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी में और बड़े नाजो अंदाज के साथ और बड़ी अदा के साथ पेश किया। बिगन। अब मैं आता हूँ उस इंट्रोडक्शन के 3 मोटे मोटे पॉइंट्स मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सुहेल के बारे में ये सोशल रिसर्चर, बड़ा मुश्किल काम। कहना तो बहुत आसान है, लोगों की स्टडी करना, माहौल की स्टडी करना, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारे फैक्ट्स को यकजा करके देखना, फिर हैबिट्स को देखना, कल्चर को देखना, सोसाइटी को एज ए होल देखना, और साथ ही साथ उसकी रिलेशनशिप डेवलप करना, बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद नैरेटिव क्रिएटर की उर्दू क्या बनेगी? नरेटिव क्रिएटर की उर्दू मुझे मेरे ख्याल में खुश बयान, खुश अंदाज, अल्फाज का खूबसूरत इस्तेमाल, अल्फाज की तरतीब, उसका चुनाव और मौजूनियत, ये सुहेल पे ख़त्म। तीसरी बात, ये कल्चरल एक्सप्लोरर है। कल्चरल एक्सप्लोरर वो होते हैं जो कल्चरल को स्टडी भी करते हैं, साथ ही साथ बड़े स्लाइटली, बड़े डायनेमिकली, बड़े स्टाइलिश सजेशंस भी देते हैं, यानी ये कल्चर को तब्दील भी करते हैं, उसका रुख भी बनाते हैं। आपने अपनी स्पीच में बात की सबसे पहले लीडरशिप। टॉपिक बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत समझ में नहीं आया कि इसको मैं कहाँ से शुरू करूँ, और जब ये पता चला कि सुहेल बोलेंगे तो मैंने कहा ये तो बहरे बेकरा होगा, उन्हीं को सुनूंगा और उसी के बाद बात करूँगा। ठीक है जी। तो टॉपिक के बाद मैं ये कहूँ तो आपने लीडरशिप की बात की, तो लीडरशिप में हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक रहरों के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राह भर को, क्योंकि मेरे लीडर के पास न रिसोर्सेज की वैल्यू है, न टाइम की वैल्यू है, न मनी की वैल्यू है, न मोरल्स उन्हें नज़र आते हैं, न मेरी रिक्वायरमेंट उन्हें मालूम है। पहली बात तो ये होगी। फिर एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी आपने गुलजी, ये गुलजी आवर्स के लोग, आपने यही कहा
लाजिम दिल के साथ हो पासबान आखिर, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़। टॉपिक को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, मुख्तलिफ जोग्राफियाई अवामिल को सामने रखते हुए लोगों की तहजीब, लोगों की तमद्दुन, लोगों का बरदार, टाइम मैनेजमेंट और किस तरीके से वो किस सिचुएशंस में कब और कैसे बिहेव करते हैं। आपने जिन ऑर्गेनाइजेशंस की मिसाल दी, मेरा ताल्लुक़ ये हुआ कि अगर जब मैं IBA में हूँ तो मैं बोलो I cannot compromise on time at that institution over there. 5:30 means 5:30. Who you are? जब मैंने IBM के साथ काम किया एज ए कंसल्टेंट, मैं IBM के सेंटर फॉर कंप्यूटर स्टडीज़ का फाउंडर भी हूँ, जो जॉइंट प्रोजेक्ट है IBM एंड IBM। आई वॉज द फाउंडर। आप टाइम वैल्यू ऑफ द मनी वहाँ नज़र आती है। उसके बाद मैं सरकारी मुलाजमत में रहा और डायरेक्टर जनरल से रिटायर हुआ। दूसरा पहलू में देखे, मैं तो हाइब्रिड हूँ। मैंने तस्वीर के दोनों रुख देखे। अब मेरे ख्याल में बीवी कितना मेरा मिनट बाकी है? भी एक मिनट जरूर लूँगा, छोड़ दिया चले। अच्छा, ये यहाँ तक ये बात हुई थी। फिर उसके बाद मैंने आपकी सारी कंक्लूजन जो है, वक्त एक सच्चाई है, खामोश उस्ताद है, बाज़ औक़ात बबांगे दोहल बोलता है और कहता है जो कहा नहीं वो सुना, जो कहा नहीं वो सुना, आपको लेके चलता है टाइम वैल्यू ऑफ द मनी के साथ, उसके साथ दानाई और की बात करता है। फिर इसके बाद दो बातें मैं ज़रा सी और करना चाह रहा था, 1 सेकंड में मैं उसको कंप्लीट करूँगा कि ये वक्त किसी की रौनक पे खाक डाल गया। वक्त किसी का दोस्त नहीं है, ये वक्त किसी की रौनक पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? वक्त नरमी मांगता है, फ्लैक्सिबिलिटी मांगता है, मिजाज की, रिश्तों की अहमियत जब अगर आप ये निकल जाती हैं तो वक्त आपके हासिल करता है। दूसरी बात ये अशार मेरी बीवी ने मुझे दिए, इन्हें मालूम है। दूसरा, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर आता नहीं, गौन चला गया। ज़माने के अंदाज बदले गए, आखिर सबके इंतहा है, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया दौर है, साज बदले गए। थैंक यू वेरी मच। रब तेरी ज़िंदगी को तेरी सराह कर दे, नाज रहूँ मैं हमेशा ऐसी तेरी सराह कर दे। वटाशियाटो एक जैपनीज़ वर्ड है जो मिक्सचर है 2 वर्ड्स का, और उसकी मीनिंग हम ऐसे ले सकते हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी का धारा बदल देती हैं। और बहुत छोटे से मैंने बहुत सारी चीज़ें ज्वाइन की, और जिसमें वटाशियाटो का वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो सबसे पहले मेरी लाइफ को जो चेंजिंग एक इवेंट मिला, एक ओकेजन मिला, वो था लिंकर्स क्लब में एंट्री। मैं चूँकि उबैद बिलरामी साहब के बच्चों की तरह इतनी फॉर्चुनेट तो नहीं हूँ कि उनके साथ आऊँ और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह जिलानी साहब से मैं मिली, और जिनसे जो जिलानी साहब से जो मिल जाता है वो पहले ही PhD कर लेता है। अब वो कैसे PhD करता है, उसके कॉन्टैक्ट्स इतने बन जाते हैं लिंकर्स में आने के बाद कि PhD किया हुआ शख्स अपनी ज़िंदगी में कॉन्टैक्ट्स बनाता है वो यहाँ बन जाता है। तो माशाल्लाह जिलानी साहब और लिंकर्स का ताल्लुक़ मुझसे बहुत पहले से रहा, और कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत अच्छा एक वो रहा, क्योंकि एक और क्लब मैंने ज्वाइन किया था टोस्ट मास्टर्स के हवाले से, और उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। और चूँकि लिंकर्स जो है वो 20 साल से माशाल्लाह अपनी सर्विसेज दे रहा है, और इनका एक और इनोवेशन आप देखेंगे जो कि है लिंकर्स स्पीकिंग फोरम। और आप में से जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें मुझे प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा सोचते हैं, सुनते हैं यहाँ पर, तो कुछ बोलने के लिए भी आपको जो है एक जगह चाहिए। इंसान सारी ज़िंदगी ये तो सीखता रहता है कि चलो भाई हमने कुछ अरसे में सीख लिया कि 2 साल में 3 साल में हमें बोलना तो आ गया, लेकिन ये नहीं पता था सारी ज़िंदगी कि हमें बोलना क्या है। तो उसके लिए भी एक फ़ोरम आपको चाहिए होता है। और बेशक मैं बिल्कुल बहुत खुश हुई जब जिलानी साहब ने इसका आगाज़ किया, और हमारी फ़र्स्ट मीटिंग जो है वो है 6 ये जो नेक्स्ट वेडनेसडे आ रहा है उसको अराउंड 6 o'clock होगी सर PM, ठीक है। और यूनियन क्लब में है, तो आप लोगों को बहुत 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 मज़ा आएगा उसमें, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी चीज़ है जो सीखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है।
ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, बट वो आपकी यूजुअल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। माशाल्लाह सोहेल साहब को सुना बहुत खुशी हुई। सर मैं आज की पैदावार हूँ, दोनों के मिक्सचर हूँ, ना क्रॉनिक में हूँ ना मोनो में हूँ और करना पड़ रहा है क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी हम सुबह में जो है बच्चे वो मोनोक्रॉनिक हो जाते हैं और दोपहर में हमारे पापा उठा के रात को 11 बजे हमें ले जाते हैं, चलो लंच करते हैं, डिनर करते हैं। हमारे डिनर जो होते हैं वो दूर दराज क्लब्स में होते हैं, तो हम इसी तरह की पैदावार हो चुके हैं। बट ये कि डिफ़ाइन करना कि हमें किस चीज़ में कहाँ क्या करना है, किस टाइम पे मोनो होना चाहिए, किस टाइम पे क्रोमिक होना चाहिए, तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है पॉली और दोनों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉली और मोनो की वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि लिंकर्स भी मिला, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स भी आई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मेमन ब्लू फाउंडेशन की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ 4 साल से। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो कॉन्टेक्ट्स बने, यहाँ जो आना हुआ, लोगों से बात करने का जो तजुर्बा मिला मुझे, वहाँ मुझे बहुत काम आया। तो इसी तरह आप लोग भी प्लीज़ हमारा स्पीकिंग क्लब भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच जिलानी साहब। भाई एक बात है, अगर आपने इदरीस की नहारी खानी है तो आपको मोनो होना पड़ेगा, क्योंकि फजर के बाद वो शुरू करता है और 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो जो लोग नहारी खाने के शौकीन हैं वो पहले मोनो बने ना। 1 मिनट मांगा है हमारा उस्ताद मोहतरम जनाब अब्दुल जंजुआ साहब ने, कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे लिए बहुत मोतबर है, मोतबर नाम। अल्लाह रहमान रहीम। क्लोजिंग के बाद कुछ कहना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन जिलानी साहब का हुक्म है इसलिए मैं कुछ ना कुछ अर्ज़ करूँगा। ग़ालिबन 1 मिनट से 1 आध मिनट ज़्यादा लग जाए। बात यह है कि जो मोनो है और जो दूसरा माइक है उसके अंदर फ़र्क ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड है, उसमें वैल्यू की तरफ तवज्जो कम है, और एक उसमें स्ट्रक्चर पे कम है, वैल्यू की तरफ तवज्जो ज़्यादा है। मैंने जिनेवा में शाम को 6:05 पर एक फुटपाथ पर लगी हुई दुकान से फ्रूट खरीदना चाहा, उसने ऑलरेडी 6 PM बात ख़त्म हो गई, 6 बज चुके, अब उसने मुझे फ्रूट नहीं दिया क्योंकि 6 बज चुके, बात ख़त्म हो गई। तो वहाँ पर जो एक मेरी खातून दोस्त थी मिस वेंगर, वो हर संडे को ठीक 3 बजे मेरे पास आया करती थी और मुझे किसी न किसी दरिया पे किसी पहाड़ पे ले जाया करती। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट की कई जहतें हैं जो आज बयान किए, बड़ी खूबसूरती के साथ अच्छी तरीके से बयान किए गए। उसकी एक ये है कि स्टाइल जो है वो बोलता नहीं है, वो कम्युनिकेट करता है, विस्पर करता है। वो विस्पर करता है चेंज के थ्रू। जिस बंदे को आप डेली देखते हैं उसको फ़र्क महसूस नहीं होता, लेकिन आप किसी को 10 साल के बाद देखते हैं तो टाइम उसके अंदर बोल रहा होता है, सफ़ेद बालों की शक्ल में और इसके सफ़ेद की शक्ल में, ये जो आपका गोश्त है थोड़ा नीचे आ गया, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो टाइम चेंज की शक्ल में बोलता है। टाइम जो है वो बुढ़ापे की शक्ल में बोलता है, टाइम जो है वो कमज़ोरी की शक्ल में बोलता है। लेकिन ये नेगेटिव पहलू है। पॉजिटिव पहलू ये है कि टाइम जो है वो विजडम की शक्ल में बोलता है, टाइम जो है सब्र और पेशेंस की शक्ल में बोलता है, टाइम जो है वो इस्तकामत की शक्ल में बोलता है, टाइम जो है वो लोगों को आगे लेकर बढ़ने की शक्ल में बोलता है। तो टाइम विस्पर करता है मुख्तलिफ अंदाज में, चेंज की शक्ल में। पॉजिटिव भी बातें कहते हैं, नेगेटिव बातें भी करते हैं, डिस्करेज भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं। तो ये एक ऐसी आस्पेक्ट है टाइम के बारे में जिस पर कम से कम 1-1.5 घंटा बात की जा सकती है, फिर उसका ये मौका नहीं है। मैं जिलानी साहब का बेहद मशकूर हूँ, मुझे चंद मिनट दिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी माशाल्लाह अबिया उबैद इज़ गॉन। हाँ यस, आप आए, कुछ कहना चाह रही हैं? Assalamualaikum everyone. Thank you very much, Mr. Jilani, for giving me an opportunity to stand here and once again say something that came to my mind when I attended this workshop. Time कितनी important चीज़ है ना। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें अपने लिए एक ताली बजानी चाहिए कि हम अपना इतना गर्मी में टाइम निकाल के आए, इस सेशन को हमने अटेंड किया, स्पीकर को हमने अपने टाइम दिया और हमने उनको सुना, उनसे सीखा, समझा। और मैं कहूँगी सर, मुझे आपकी बातें सुन के बहुत मज़ा आया। रॉबर्ट ग्रीन इज़ अनदर वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर, और मैंने आई थिंक उनकी 48 लॉज पढ़ी थी और इट रियली इन्फैचुएटेड मी, और मैं बहुत डीपली इंटरेस्टेड हो गई थी ह्यूमन साइकोलॉजी में उस किताब के बाद।
तो मैं समझती हूँ ही इज़ ओवर ऑल एंड ऑल अ वेरी वंडरफुल राइटर। बट आज आपकी टाइम की मुझे उसके बारे में और डिटेल जान के मुझे रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ नॉट जस्ट स्किल्ड इन साइकोलॉजी, वो टाइमिंग के भी माहिर हैं और आई विश टू रीड हिम नाउ। बट मुझे एक चीज़ नज़र आई कि जब एक सवाल उठा ऑडियंस में कि उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स क्या हैं, तो मुझे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने सोचा कि कल रात ही मैंने एक बुक समरी में एक अच्छी टूल पढ़ा, तो मैंने सोचा कि शायद उसका एक प्रैक्टिकल यूज़ बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तो उससे पहले मैं उसको शेयर करूं, मैं कुछ पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग टाइम से स्ट्रगल करते हैं? क्या ऐसा होता है कि बात चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और उनको अर्जेंट भी करना होता है मगर हमारे पास टाइम ही नहीं निकलता? और बाज़ों का चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती मगर अर्जेंट होती हैं, जैसे किसी को हॉस्पिटल लेके जाना मगर उसके लिए टाइम नहीं रहता। तो क्यों ना हम एक टूल को समझें आज, जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा काम हमारी अटेंशन चाहता है और कौन सा काम नहीं चाहता। मैं आपको नहायत ही सक्सेंट तरीके से तमाम रिडंडेंट डिटेल्स को हटा के बताऊंगी ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। इसे कहते हैं आइजनहोवर मैट्रिक्स। आइजनहोवर मैट्रिक्स एक टेबल है जिसमें हम दो हेडिंग ऊपर डालते हैं, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर हम अपने रोज़ाना का ये टेबल बनाएं कि आज हमारे दिन में ये काम है और उनको इसके हिसाब से असॉर्ट कर दें तो हमारा दिन काफ़ी प्रोडक्टिवली और इफ़ेक्टिवली गुजर सकता है। और ये बात मैं यूँ कहनी हूँ कि मैं रोज़ाना करती हूँ। थैंक यू सर। अगर आपका कोई काम अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है तो डू इट, उसे पहली फुर्सत में कर दें। कोई बिल पे करना है, लास्ट डेडलाइन है, फिल इट। किसी को डॉक्टर के पास जाना है, इमरजेंसी है, ले जाएं। इसी तरह दूसरा फॉल करता है, अगर अर्जेंट नहीं है मगर इम्पॉर्टेंट है तो उसको स्केड्यूल करें। अपने कैलेंडर में फ़ौरन कहीं ना कहीं लिख लें कि मुझे इस टाइम पे काम करना है। अगर वो तीसरी कैटेगरी में फॉल करता है कि वो अर्जेंट है मगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसे डेलीगेट कर दें। किसी बच्चे को, किसी भाई को, किसी बहन को दे दें कि यार ये तुम कर देना, यार ये बिल भरवा देना, लाइन बड़ी लंबी लगती है, मेरे पास टाइम नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर कोई काम इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे डूम स्क्रॉलिंग, तो उसको डिलीट करें। अपनी लाइफ से, उस टाइम से, उस प्रोडक्टिव आवर से डिलीट करना। ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने सीखी और मेरा दिल कहा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। आज मुझे लगा था कि 20 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, गर्मी बहुत है, लेकिन आप लोग काफ़ी तादाद में हैं आज। और अपने लिए तालियां और हमारे शकील भाई के लिए तालियां जो हमारी जान नहीं छोड़ते। आइए। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो समवॉट रिलेटेड टू व्हाट सर सुहेल हैज़ जस्ट सेड। 2-2.5 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लूँगा इंशाल्लाह। आर यू विथ मी? Yes. When was the last time you woke up truly refreshing? I repeat, when was the last time you woke up truly refreshing without pressing the snooze button thrice? Thank you for your responses. Actually, sleep is not a luxury. It is a performance tool. We hear about sleep hygiene every day. It's simply the habits and environment that let us sleep better in our life. Nothing more than that. I would like to just let you know the commonly known causes and underlying causes of the bad sleep hygiene, I would like to say. Number one is digital addiction. We are just, as my sister Abhiya just said, we are just into scrolling in the late night hours especially. That destroys. Number two, irregular schedule. Irregular schedule of sleeping, irregular schedule of waking up, and it is really into a very bad manner when weekends comes in our life. Number three is overthinking and stress. It really just drains you out before sleep. You can really. Number four, urban lifestyle. We live in a metropolitan city. We are at late night dinners, parties, so we just sleep late. So how can just wake up early? And last but not least, you can hear excess intake of caffeine as well.
And with these effects, there is a reduced focus, poor decision making, and some long-term risks like heart problems. Would you like to just listen and take some actionable remedies that I'm going to tell you today that can really help you out in just curing this menace? Number one is digital sunset. You should just set the sun of your digital media 30 to 45 minutes before you sleep, because the blue light of the screens really tells our mind it's daytime. Number two is fixed sleeping time, even on weekends. Just sleep on a fixed time, wake up on a fixed time, 7 days, 24 hours in your life. Number three, control your intake. Avoid having the caffeine like chai, coffee after 5 p.m. Even if it is the last chai of the day that we usually take at 8, 9, 10 p.m. Number four, last but not least, just dump your mind. Dump your mind in a way, just write down your worries, your to-do tasks on a piece of paper before you sleep. Because a clear mind will really sleep better and you will be waking up the next day with a healthier profession. Have a very good sleep sanctuary as well. Last but not least, one message at the end. You don't just shape your future in the morning. You don't shape your future in the morning, you shape it when you sleep well the night before it. Thank you so much. Thank you, sir. शकील भाई ने इतना बड़ा भाषण दिया टाइम के ऊपर। हम जब भी पिकनिक पर जाते हैं इनको आधे घंटे पहले बुलाते हैं, तो फिर ये टाइम पे आते हैं। इनको कुछ मेमोरी याद आ गई, रिजवान साहब को सुन लें। आइए। अस्सलाम वालेकुम। सोहेल साहब से पहली मुलाकात आज से कोई 11 साल पहले लिंकर के फोरम पे हुई थी और टॉपिक था फ्रीडम और एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो वो जो है ना, जो लेक्चर है वो अभी तक याद है और उसको जो है ना दोबारा से ख्वाहिश है कि एक दफ़ा जिलानी साहब से रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को दोबारा से कंडक्ट करवाएं। सोहेल साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था, वो अभी तक जो है ना उसकी मेमोरीज़ हमेशा रहने वाली हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, ये